दोस्तों, भारतवर्ष एक ऐसा देश जो सोने की चिड़िया कभी कहलाता था, लेकिन उसे बार बार अपने ही पड़ोसियों से चोट खानी पड़ रही थी। बॉर्डर पर लड़ाई तो फौजी लड़ते हैं, लेकिन जब दुश्मन आपके घर के अंदर घुसकर आपके लोगों को मारने लगे, तब जंग का मैदान बदलना पड़ता है। तब सिर्फ स्ट्रैटेजी ही काम आती है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, वो 2025 में आई फिल्म धुरंधर की है। ये कहानी सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि एक जज्बात है, एक गुस्सा है और एक बदले की आग है जो 1999 से लेकर 2008 तक हर हिंदुस्तानी के दिल में धड़क रही थी। ये कहानी है एक ऐसी ऑपरेशन की जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक अकेला आदमी जो मौत के मुंह में जाकर बैठ गया, सिर्फ इसलिए ताकि हम चैन की सांस ले सके। ये कहानी सिर्फ स्पाई थ्रिलर की कोई कहानी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना है। तो ध्यान से सुनिए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं कराची की उन तंग गलियों में जहां मौत हर मोड़ पर खड़ी होती है। कहानी की शुरुआत होती है 30 दिसंबर 1999 की उस मनहूस तारीख से। भारत का एक प्लेन हाईजैक हो चुका था। पूरा देश सदमे में था। इंडिया के विदेश मंत्री देवव्रत ने पाकिस्तान के पीएम से बात करने की कोशिश की, बट एज यूजुअल दुश्मन तो दुश्मन ही होता है। वहाँ से कोई ढंग का जवाब आया ही नहीं। आतंकियों की मांग साफ थी, उन्हें अपने 3 साथियों की रिहाई चाहिए थी और साथ में $10 मिलियन। इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ अजय सन्याल जब उस प्लेन के अंदर जाते हैं तो उन्हें जो दिखता है वो किसी की भी रूह कपा देने के लिए काफी था। हर तरफ खून ही खून, जैसे किसी को जानवरों की तरह काटा गया हो। अजय सर मजबूर थे। उन्हें उन आतंकियों से कहना पड़ा था कि तुम्हारी मांगे पूरी की जा रही है। मसूद आजाद समेत 3 बड़े आतंकियों को छोड़ा जा रहा है। तो तभी जहूर मिस्त्री नाम का एक आतंकी अजय सर के सामने बड़े ही घमंड से कहता है कि हिंदू एक डरपोक कौम है। वो कहता है कि आज तुम्हारा सोना लूट गया है, कल तुम्हारी चिड़िया भी उड़ जाएगी। वो सीधा चैलेंज करता है कि हम पड़ोस में ही रहते हैं, जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो। अजय सर उस वक्त तो खामोश रहे, लेकिन उनके अंदर एक ज्वालामुखी फटने को तैयार था। वो चाहते थे कि कुछ बड़ा एक्शन लिया जाए, लेकिन सरकारी मजबूरियों ने उन्हें बांध कर रखा था। फिर आता है 13 दिसंबर 2001, पार्लियामेंट अटैक। 5 आतंकी एक एम्बेसडर कार में आते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इनमें वो आतंकी भी शामिल था जो प्लेन हाईजैक में था। हमारे बहादुर ऑफिसर्स ने 4 को तो मार गिराया था और एक ने खुद को ही उड़ा लिया। लेकिन जब अजय सर वहां पहुंचते हैं और एक महिला पुलिस ऑफिसर की लाश देखते हैं तो वो अंदर से जैसे टूट ही जाते हैं। बस यही वो पल था जब फैसला लिया गया, अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव खेलने का वक्त था। अजय सर का सजेशन पीएम को पसंद आता है और शुरू होता है एक नया मिशन धुरंधर। कहानी शिफ्ट होती है साल 2004 में। हम देखते हैं एक शख्स को जिसका नाम हमजा अली मजदारी बताया जाता है। ये आदमी अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में घुस रहा था। उसका मिशन क्लियर था, कराची के लयारी टाउन में घुसना। हमजा वहाँ पहुंचकर एक जूस के दुकान पर जाता है, जहाँ आलम नाम का एक आदमी काम करता था। ये आलम कोई मामूली जूस वाला नहीं था, बल्कि इस मिशन का एक जरिया था। हमजा उसे काम मांगता है, पर आलम मना कर देता है। लेकिन ये सब एक प्लान का ही हिस्सा था। रात में जब हमजा वहाँ वापस आता है तो वहाँ कुछ लोकल गुंडे भी आ जाता है। यहाँ पर हमजा का कैरेक्टर टेस्ट होता है। वो चाहता तो उन गुंडों को चुटकी में मसल देता, लेकिन उसे एक इनोसेंट मजबूर आदमी की एक्टिंग करनी थी। इसलिए वो पहले थोड़ा हाथ पैर चलाता है, लेकिन फिर आलम को देखकर जानबूझकर मार खाने लगता है। वो इतना मार खाता है कि गुंडे उसके साथ बदसलूकी करने वाले होते हैं। तभी पुलिस का सायरन बजता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर अगली सुबह आलम उसे खाना देता है और काम पर रख लेता है। हमजा की एंट्री हो चुकी थी पाकिस्तान में। 1 साल बीत जाता है। हमजा वहाँ नौकर बनकर ही रह रहा था, लेकिन उसका दिमाग मिशन पर कम्प्लीटली फोकस्ड था। उसे पुरानी बातें याद आती थी कि उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में घुसना ही नहीं, बल्कि पूरे जंगल पर राज करना है। उसे सिखाया गया था कि सबसे खतरनाक हथियार नजर और सब्र होता है। अब समझते हैं लयारी का जियोग्राफी। वहाँ 2 बड़े गैंग्स थे। एक तरफ था रहमान डकैत बलोच गैंग से, और दूसरी तरफ थे बाबू डकैत और अरशद पप्पू जो पठान गैंग से आते हैं। आलम बताता है कि रहमान और बाबू कभी दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब दुश्मन बन चुके हैं। कहा जाता है कि रहमान ने गुस्से में आकर अपने ही माँ की कत्ल कर दिया था, क्योंकि उसे पता चला था कि वो बाबू डकैत की नाजायज औलाद है। आज की तारीख में लयारी के 1/3 हिस्से पर बाबू और अरशद का
कब्जा था। हमजा को टारगेट दिया गया था रहमान डकैत के गैंग में घुसने का, क्योंकि वो खुद को बलोच बता रहा था। मौका जल्दी ही मिलता है। एक शादी होने वाली थी जहाँ रहमान का बेटा यानी नईम आने वाला था। इंटेलिजेंस मिलती है कि बाबू डकैत के आदमी वहाँ नईम को मारने आने वाले हैं। हमजा के पास यही मौका था रहमान की नजर में आने का। अब शादी के दिन हमजा जूस बांट रहा था, पर उसकी नजरें नईम पर ही टिकी थी। लेकिन ट्विस्ट तब आता है कि नईम के साथ उसका छोटा भाई फैजाल भी वहाँ पर आया हुआ था। जब गोलीबारी शुरू होती है तो हमजा को फैसला लेना पड़ता है। वो पहले छोटे भाई फैजल को बचाता है, फिर गोलियां चलाते हुए गुंडों को भगा देता है। लेकिन अफसोस की बात यह होता है कि नईम को गोली लग चुकी थी। हमजा ने पूरी एक्टिंग की, चिल्लाया, एम्बुलेंस बुलाई, उसे हॉस्पिटल ले गया, लेकिन नईम नहीं बचा। एक्चुअली नईम बहुत पहले ही मर गया था। ये तो बस एक्टिंग थी ताकि ये दिखाया जाए कि हमजा ने बहुत कोशिश किया। उधर हॉस्पिटल में एंट्री होती है रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की। अपने बेटे की लाश देखकर वो टूट सा जाता है। रहमान का कजिन उजैर हमजा से पूछता है कि तुम्हें बंदूक चलाना किसने सिखाया और तुम्हें कैसे पता चला हमलावरों के बारे में। तो हमजा ने पूरी तैयारी की हुई थी। उसने झूठी कहानी सुनाई कि उसका बड़ा भाई आजाद बलोच आर्मी में था और उसने ये सब सिखाया, जो अब शहीद हो चुका है। उजैर उसे पैसा देने की कोशिश करता है, लेकिन हमजा इमोशनल कार्ड खेलता है। वो कहता है कि बलोचों को पाकिस्तान में हक नहीं मिला है और रहमान डकैत की वजह से ही बलोचों को पहचान मिली है। उसने तो बस अपना फर्ज ही निभाया, हमजा ये कहता है। ये बात रहमान की दिल को छू जाती है। हालांकि रहमान की बीवी गुस्से में थी, लेकिन रहमान ने हमजा को अपनी गैंग में शामिल कर लेता है। नईम का मरना हमजा के लिए एक दरवाजा खुलने जैसा था। रहमान के गैंग का तार बहुत ऊपर तक जुड़े थे। उन्हें सपोर्ट था पाकिस्तान अवाम पार्टी का यानी PAP का, जिसका मेंबर जमील जमाली उन्हें पॉलिटिकल प्रोटेक्शन देता था। वही दूसरी तरफ दुश्मन गैंग को मुस्लिम मूवमेंट पार्टी सपोर्ट करती थी। उजैर बताता है कि उनका असली धंधा नकली बंदूकों और हथियारों का है, जो दुनिया भर में सप्लाई होते हैं। अब हमजा गैंग का हिस्सा था। एक दिन मीटिंग होती है कि बेटे की मौत का बदला लिया जाए या नहीं। सब मना करते हैं क्योंकि इलेक्शन आने वाले थे, लेकिन हमजा वहाँ बोल पड़ता है। वो रहमान को उकसाता है। वो कहता है कि बादशाह अगर इंतकाम ना ले तो कौम की बेइज्जती होती है। वो समझाता है कि दुश्मन भी यही सोच रहा होगा कि इलेक्शन की वजह से हम कुछ नहीं करेंगे और यही सही वक्त है हमला करने का। रहमान को ये बात जम गई। उसने अपने सारे लड़के को छोड़ दिए बाबू डकैत के पीछे। बाबू डकैत के सारे आदमी एक एक करके मारे गए। रहमान के आदमियों ने सभी को बहुत ही बेरहमी से मार डाला। फिर आता है वो सीन, बीच चौराहे पे रहमान ने बाबू डकैत की सर को पूरी तरह से कुचल दिया और ये मैसेज दिया कि पूरे लयारी के लिए अब सिर्फ बलोचों का ही राज चलेगा। अब सीन चेंज होती है। 2007 आते आते जमील इलेक्शन जीत जाता है और क्योंकि जमील भारी वोटों से इलेक्शन जीत जाता है तो जमील को ये लगने लगता है कि ये उसकी जीत है, पर असलियत में ये रहमान की वजह से ही हुआ था और रैली में लगने वाले नारे भी रहमान के लिए ही थे। जश्न के माहौल में हमजा की नजर जमील की बेटी यलीना पर पड़ती है। यलीना भी चुपके चुपके हमजा को देख रही होती है। वो उसे पहली नजर में ही पसंद आ गया था। हमजा को भी यलीना अच्छी लगी थी। यलीना के माँ बाप उसे बहुत कंट्रोल करते रहते थे, उसे आजादी बिल्कुल भी नहीं देते थे। इसके बाद हम देखते हैं रहमान से मिलने खनानी ब्रदर्स जावेद और अल्ताफ आते हैं। जमील को ये बात पसंद नहीं आती और उसी वक्त वो रहमान और खनानी ब्रदर्स का बात बंद कर देते हैं। रहमान जमील को बताता है कि वो खुद की पार्टी बनाकर पॉलिटिक्स में आना चाहता है। ये सुनकर जमील की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि अगर रहमान पॉलिटिक्स में आ गया तो जमील का करियर खत्म हो जाएगा। इस दौरान हमजा को एक बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है। खनानी ब्रदर्स को कहीं से हिंदुस्तानी 500 और 1000 के नोट छापने की प्लेट्स मिल जाते हैं। इन प्लेट से वो लोग करोड़ों के नकली नोट छापते हैं। ये नोट कराची से समुद्र के रास्ते कतर जाते हैं, वहाँ से कार्गो प्लेन में नेपाल और नेपाल में कोई मिनिस्टर है जिसका बेटा ये बॉर्डर पार करा के यूपी पहुँचाता है। फिर इन नकली नोटों को असली नोटों के साथ मार्केट में घुसा दिया जाता है। हमजा का काम इतना बढ़िया था कि रहमान उसे खुश होकर पैसे और एक बाइक गिफ्ट करता है। हमजा क्लब जाता है जहाँ वो यलीना को देखता है, लेकिन हमजा को वहाँ पे एंट्री नहीं मिलता। हमजा फिर अपना दिमाग लगाता है और वहाँ पुलिस रेड पड़वा देता है। तो ऐसे में भगदौड़ मच जाती है और हमजा ने चालाकी से यलीना की गाड़ी भी खराब कर देता है। तो मजबूरन यलीना को हमजा के साथ भागना पड़ता है वहाँ से। रास्ते में उनकी बातें होती है
और इन दोनों की प्रेम की कहानी यही से शुरू होती है। हमजा ये नकली नोटों की खबर आलम को देता है और आलम ये खबर अजय सर तक पहुंचा देता है। अजय सर आईबी के डिप्टी डायरेक्टर सुशांत को काम देते हैं कि पता लगाओ कि ये प्लेट्स पाकिस्तान कैसे पहुंची। अजय सर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, हिंदुस्तानियों का सबसे बड़ा दुश्मन हिंदुस्तानी ही है, पाकिस्तान तो दूसरे नंबर पर आता है। और ये सही बात है। रहमान खनानी ब्रदर्स से दोस्ती कर लेते हैं और उनके प्रिंटिंग लोकेशन पर जाता है। वहाँ आईएसआई का मेजर इकबाल आता है। ये वो आदमी था जिसकी मर्जी के बिना पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में पत्ता भी नहीं हिलता था। इकबाल रहमान की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि उन्हें भारी मात्रा में असली हथियार चाहिए, रशियन या अमेरिकन, जिससे कल को इन्वेस्टिगेशन हो तो आईएसआई का नाम ना आए इसमें। इकबाल चाहता है कि रहमान ये हथियार बलोच फाइटर से खरीद कर उन्हें दे, क्योंकि इकबाल को पता था कि रहमान जो बंदूकें जो हथियार बनाता है वो सब फर्स्ट मेड कॉपी या सेकंड कॉपी होता है। वही उजैर पूछता है कि ये हथियार कहाँ इस्तेमाल होंगे। एक आदमी तब बताता है कि 3 अक्टूबर को 10 से 12 मुजाहिद इंडिया जा रहे हैं। इस बार मकसद बड़ा है, बदले में वो लोग रहमान को अगला इलेक्शन जिताने में मदद करेंगे। रहमान मान जाता है पर कहता है कि वादा मत भूलना। उधर सुशांत अजय सर को रिपोर्ट ये देता है कि दुबई में एक मीटिंग हुई थी जहाँ भारत के ही एक मंत्री और उनके बेटे ने एक बड़ी डील की थी। इंडिया ने भी करेंसी का रॉ मटेरियल उसी ब्रिटिश कंपनी से खरीदना शुरू किया जिसे पाकिस्तान भी लेता है, इसलिए नकली नोट पकड़ में नहीं आते। जनवरी 2007 में जब नए डिजाइन आए तो मंत्री ने लंदन से प्लेट्स ली और वापसी में दुबई में रुककर वो प्लेट्स इकबाल और खनानी ब्रदर्स को दे दी। बताओ, कुछ पॉलिटिशियंस इतने लालची होते हैं। इस गद्दारी में कई हाई ऑफिसर्स भी शामिल थे। अजय सर कहते हैं कि हम फिलहाल इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा का इल्जाम लगाकर हमें ही फंसा देंगे। हमें बस अपना वक्त का इंतजार करना है। जिस दिन हथियार डिलीवर होने थे उस दिन फैजाल की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। रहमान उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है। हमजा देखता है कि घर के नौकर ने किसी को कॉल किया है, तभी हमजा को शक हो जाता है। हमजा और उजैर हथियार लेकर इकबाल के अड्डे पर पहुंचते हैं। इकबाल कुछ लड़कों को बुलाता है और कहता है हथियार उठाओ, ये तुम्हारे लिए ही है। हमजा अपने हाथों से ही उन्हें उन लड़कों को बंदूकें देता है। उन लड़कों में से एक का नाम था अजमल कसाब। जी हाँ, वही 2611 में शामिल था। ये सीन देखकर किसी का भी खून खौल जाए। दूसरी तरफ रहमान जब फैजल को ले जा रहा था तभी एसपी चौधरी असलम उस पर हमला कर देता है। अपनी परिवार को बचाने के लिए रहमान सरेंडर कर देता है और हमजा इकबाल से पूछता है कि क्या लड़के कल निकल रहे हैं, क्योंकि हमजा को रिपोर्ट करना था कि ये लोग किस दिन क्या करने वाले थे। इकबाल बताता है कि नहीं, किसी ने इंडियन इंटेलिजेंस को खबर दे दी है, इसलिए प्लान डिले हो गया है। वो कहता है कि खबरी पकड़ा भी गया है। तब इकबाल हमजा को एक कमरे में ले जाता है। वहाँ का नजारा दिल दहला देने वाला था। एक आदमी को लेटा रखा था और उसकी चमड़ी में मछली पकड़ने वाले कांटे यानी हुक्स जो होता है वो घुसा रखे थे, जो जंजीर से बंधे हुए थे। वो आदमी एक हिंदुस्तानी एजेंट था। इकबाल उसे इतनी बुरी तरह टॉर्चर करता है कि देखने वाले की रूह ही कांप जाए। हमजा अंदर से हिल जाता है। उसे बहुत गुस्सा आता है पर वो अपना गुस्सा चेहरे पर आने नहीं देता। एक स्पाई की मजबूरी। वो अपने सामने ही एक अपने ही ऐसी दोस्त को मरते हुए देख रहा था, टॉर्चर होते हुए देख रहा था, फिर भी उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसे बहुत बड़ा कुछ करना था देश के लिए। उसी वक्त उजैर को पता चलता है कि रहमान पकड़ा गया है। उजैर जमील को कॉल करता है पर जमील सिर्फ नाटक करता है मदद करने का, क्योंकि उसी ने तो एसपी को लगाया है रहमान को पकड़ने के लिए। हमजा को उस नौकर पर फिर शक हो जाता है। वो घर जाकर उस नौकर की उंगलियां तोड़ देता है, बहुत टॉर्चर करता है। तब जाके वो बताता है कि उसने ही फैजल के खाने में जहर मिलाया था और असलम को खबर दी थी। उधर असलम रहमान को मारने के लिए सुनसान जगह ले जा रहा होता है इनकाउंटर करने के लिए। तभी हमजा को येलिना का कॉल आता है। वो बताती है कि उसने एक वीडियो भेजा है। हमजा वो वीडियो जमील को भेजता है। वीडियो में था जमील, असलम और अरशद पप्पू मिलकर रहमान को मारने की साजिश कर रहे थे। हमजा जमील को धमकी देता है कि अगर रहमान जिंदा वापस नहीं आया तो ये वीडियो लीक हो जाएगा। जमील असलम को रोकने की पूरा कोशिश करता है पर असलम सुनता ही नहीं। फिर हमजा असलम के सीक्रेट बेस पर पहुंचता है और वहाँ मौजूद ऑफिसर्स को बंधक बना लेता है। मजबूरन असलम को रहमान को इस बार छोड़ना पड़ता है। इस घटना के बाद रहमान का भरोसा हमजा पर और भी गहरा हो जाता है। अब वो मनहूस दिन आता है। इकबाल
रहमान को अपने अड्डे पर बुलाता है। वहाँ बहुत सारी टीवी लगी हुई थी और इंडियन न्यूज चैनल्स चल रहे थे। मुंबई में आतंकी हमला शुरू हो चुका था। सब लोग रहमान को बधाई दे रहे थे कि आपकी ही वजह से ये हो पाया। हमजा देखता है कि ये वही लड़के थे जिनको उसने अपने हाथों से हथियार दिए थे। हर जगह गोलियां चल रही थी, मासूम लोग मारे जा रहे थे। ये थी 26/11 की वो दिन, वो मनहूस घटना। सबसे बुरी बात ये थी कि इंडियन मीडिया लाइव दिखा रहा था कि पुलिस क्या कर रही है और यहाँ बैठे हैंडलर्स वो सब देखकर टेररिस्ट को ही गाइड कर रहे थे। हमजा का खून उबाल रहा था। वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था। अगर वो कुछ करता तो सालों की मेहनत बेकार हो जाती। वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है और बाहर से खुश होने का दिखावा करता है। हमजा बाद में आलम से रोते हुए ये कहता है कि अजमल कसाब को मैंने बंदूक दी थी, मैं इन सब को खत्म कर दूंगा। आलम उसे समझाता है कि बदले की आग में मिशन खराब मत करना, हमें ये खेल जारी रखना है और जीतना है। हमजा कहता है तब घायल हूँ इसलिए घातक हूँ। ये फिल्म की सबसे खतरनाक डायलॉग है। इसके बाद साल 2009 आता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अनाउंस करते हैं कि अगले इलेक्शन में रहमान की पार्टी लड़ेगी। जमील का पत्ता कट चुका था। हमजा जमील के पास जाता है और उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि अगर लयारी पर राज करना है तो अपने किसी वफादार को वहाँ बिठाओ। वो जमील को मनाता है कि वो अपनी बेटी यलीना की शादी हमजा से करवा दे। जमील अपनी गद्दी बचाने के लिए मान जाता है। शादी के दौरान इकबाल बताता है कि ISI चाहती है कि 15 अगस्त को अमृतसर में मुंबई जैसा कुछ किया जाए। रहमान हथियार देने को तैयार हो जाता है। हमजा के पास एक सीक्रेट डायरी थी जो सिर्फ केमिकल से ही दिखती थी। वो उसमें रहमान डकैत का नाम लिखता है और आप लोग समझ गए होंगे कि ये नाम क्यों वो लिख रहा था, क्योंकि उसे खत्म करना था। उसका अगला टारगेट रहमान डकैती था। शादी के दौरान एक और बात हुई थी। जब सब लोग डेट पूछ रहे थे तब हमजा ने मैनिपुलेट करके 9 अगस्त का डेट नक्की किया था हथियार डिलीवरी करने के लिए, क्योंकि उसे पता था, उसे वजीर की डायरी मिला था जिसमें 9 अगस्त में एक इनॉग्रेशन का बात लिखा हुआ था। तो वो पहले से ही सब कुछ प्लानिंग कर रहा था। इसके बाद आता है 9 अगस्त, जिस दिन रहमान को एक इनॉग्रेशन में जाना था। इनॉग्रेशन के बाद रहमान को लेकर हमजा जंगल के रास्ते से होकर जाता है। कुछ देर के बाद रहमान को शक होता है और वो हमजा पर हमला करता है। असल में हमजा, जमील और SP असलम ने मिलकर रहमान को मारने का प्लान बनाया था। जंगल में असलम अपनी फोर्स के साथ पहुंच जाता है और गोलियां बरसाता है। रहमान भागने लगता है। आखिरकार असलम रहमान को घेर लेता है पर रहमान उसके ऊपर भारी पड़ता है। तभी हमजा वहाँ पे आ जाता है और रहमान को बुरी तरह से मारता है। असलम रहमान को गोली मार देता है, लेकिन इस तरीके से गोली मारता है ताकि रहमान का खून धीरे धीरे बहे और वो थोड़ी देर जिंदा रहे, तुरंत उसकी मौत ना हो जाए। हमजा दुनिया के सामने फिर नाटक करता है कि उसने रहमान को बचाने की कोशिश की है। हमजा रहमान को हॉस्पिटल लेके जाता है और हॉस्पिटल पहुंचते ही रहमान की मौत हो जाती है। हमजा सबकी नजरों में फिर से हीरो बन जाता है। घर आकर वो अपनी डायरी से रहमान का नाम कट कर देता है। उसकी टारगेट से, उसकी लिस्ट में से एक नाम हट गया है। कहानी फिर फ्लैशबैक में 2002 में चली जाती है। अजय सर बताते हैं कि ऑपरेशन धुरंधर क्या है। प्लान ये था कि अपना एक बंदा पाकिस्तानी अंडरवर्ल्ड में भेजा जाए, क्योंकि जब ISI इंडिया पर हमला करवाती है तो हथियार अंडरवर्ल्ड से ही आते हैं, इसलिए वहाँ इन्फिल्ट्रेट करके हमें फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मिलेगी। और वो नकाबपोश लड़का कोई और नहीं, हमजा ही था, जिसका असली नाम है जसकिरत सिंह रांगी। अजय सर उसे कहते हैं घायल हो इसलिए घातक हो। मूवी का एंड में पता चलता है कि हमजा की डायरी में अभी और भी नाम है। बड़े साहब कौन है ये पता करना अभी बाकी है। फिल्म का पार्ट 2 19 मार्च 2026 को आएगा। फिर हमजा लास्ट में एक पावरफुल डायलॉग बोलता है, ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। तो दोस्तों, ये थी फिल्म धुरंधर की पूरी कहानी। ये मूवी दिखाती है कि कैसे हमारे एजेंट्स अपनी पहचान, अपनी जिंदगी, सब कुछ दांव पर लगा देते हैं देश की सुरक्षा के लिए। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे पावरफुल सीन कौन सा लगा। क्या आप पार्ट 2 के लिए एक्साइटेड है? और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।